students, my name is Archana Garg and today I have a very interesting and very important topic in NCLEX point of view, which is ECG. As you are already being a nurses, you already know that ECG क्या है और कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट NCLEX में ECG के रिगार्डिंग आपको 2-3 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट ECG बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ECG आपको डे टू डे लाइफ में ECG के बारे में हॉस्पिटल में भी बात होती है, आपको ECG स्ट्रिप्स देखनी आनी चाहिए जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एज अ मेडिकल स्टूडेंट। सो ECG के बारे में आज हम इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे एंड आई थिंक जितनी मैं आपको आज नॉलेज दूंगी वो आपके NCLEX के क्वेश्चंस जो आने हैं उसके लिए सफिशिएंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ECG। ECG क्या है? तो ECG रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल आउटपुट ऑफ अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में जितनी भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगी इन वन कार्डियक साइकिल जितनी भी इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगी वो ECG रिप्रेजेंट करती है। कार्डियक आउटपुट क्या है? जब एक बार जो ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट होता है एक हार्ट में, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो कि हार्ट में जो है ब्लड सर्कुलेशन जाता है किस किस रूट से जाता है, एट्रियम से वेंट्रिकल्स में होता हुआ एओर्टा में जाता है और लेफ्ट साइड से बॉडी में जाता है। तो एक बार जो हार्ट में पूरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है दैट इज अ कार्डियक साइकिल, और उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम मॉनिटर कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिकल आउटपुट्स। तो एक कार्डियक साइकिल में जितनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हम मॉनिटर करेंगे वो रिप्रेजेंट होगी ECG में। अब उसको मॉनिटर कैसे करना है? आपने देखा होगा ECG की एक बड़ी सी स्ट्रिप होती है, उसमें बॉक्सेस बने होते हैं, बिग बॉक्सेस होते हैं और हर एक बिग बॉक्सेस के अंदर स्मॉल बॉक्सेस बने होते हैं जो कि 5 होते हैं। 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 5 स्मॉल बॉक्सेस, और उसमें इस तरह की जो है आपको लाइंस नजर आती हैं, और ये लाइंस अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट का जो हार्ट है वो किस कंडीशन में है, नॉर्मल है, अबनॉर्मल है, अगर उसको कोई एबनॉर्मेलिटी है तो वो किस टाइप की है। अब हमने इसको देखने के बारे में सीखना है। मेनली आज हम क्या सीखेंगे कि जो ये रिदम है, इसकी जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो किस टाइप के हैं, क्योंकि NCLEX में आपको मेनली टाइप्स पूछी जाती है। आपको ECG स्ट्रिप दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस टाइप की है। तो मेनली सबसे पहले उसके लिए हमें नॉर्मल देखना पड़ेगा कि नॉर्मल ECG किस टाइप का होता है। नॉर्मल ECG कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें क्या होती हैं, वेव्स बनी होती हैं। अब ये वेव्स आती कैसे है? जैसे कि हार्ट है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स में ब्लड सर्कुलेशन जाएगा। सबसे पहले एट्रियम होता है, एट्रियम में ब्लड आता है तो वो कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स में। लेकिन एट्रियम का ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में कैसे जाएगा? एसए नोड जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सेंड करते हैं, एसए नोड में इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड होते हैं जिसकी वजह से एट्रियम में एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड किए, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल आउटपुट आएगी वो होगी पी वेव, जो कि इस तरह की नजर आएगी। एसए नोड जब शूट करेगा करंट, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस टाइम पे हमें पी वेव बनेगी। उसके बाद एसए नोड ने इलेक्ट्रिकल करंट सेंड किया एबी नोड पे, एबी नोड पे इलेक्ट्रिकल करंट एसए नोड सेंड करेगा, एबी नोड उस करंट को कुछ सेकंड के लिए, कुछ मतलब 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड के लिए एबी नोड उस करंट को होल्ड कर लेगा। होल्ड क्यों करेगा? ताकि एट्रियम जो है कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट होके सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल में भेज सके, इसलिए एबी नोड जो है 0.1 सेकंड के लिए होल्ड कर लेता है करंट। और वो जो करंट जब वो होल्ड करेगा 0.1 सेकंड के लिए, उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन नहीं आ रही है, तो उस टाइम पे बनेगा हमारा PR सेगमेंट। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसे हम PR सेगमेंट कहेंगे। पी वेव जो है वो कब बन रही है? जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और PR सेगमेंट जो कि स्ट्रेट लाइन है वो इसीलिए बन रही है क्योंकि इस टाइम पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो एवी नोड ने होल्ड कर लिए, इसलिए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जिसे हम PR सेगमेंट बोलेंगे। उसके बाद क्या हो रहा है? एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगी, एट्रियम में से ब्लड जो है वो सारा वेंट्रिकल्स में चला गया। अब वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हार्ट जो है एवी नोड से करंट दोबारा से स्टिमुलेट करेगा।
एवी नोड ने जो करंट होल्ड करके रखा था अब वो दोबारा से उस करंट को स्टिमुलेट करेगा और उसकी वजह से जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे कंट्रैक्शन होनी शुरू हो जाएगी। वेंट्रिकल्स में कंट्रैक्शन होनी शुरू होगी तो वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, एओर्टा में जाना शुरू हो जाएगा। अब वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में जो करंट लगा था, जो इलेक्ट्रिक आउटपुट आया था, वो हमें ईसीजी में मॉनिटर होगा क्यूआरएस सेगमेंट की फॉर्म में। वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन में एवी नोड ने करंट शूट अप किया था, वो करंट जो है हमें इस फॉर्म में नजर आएगा क्यूआरएस की फॉर्म में। ऑन द सेम टाइम जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे उसी सेम टाइम पे एट्रियम भी रिलैक्स होगा, क्योंकि एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो रिलैक्स भी होगा। तो जिस टाइम पे वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन हुई है उसी सेम टाइम पे एट्रियम की भी कॉन्ट्रैक्शन होती है। बट एट्रियम की रिलैक्सेशन हमें क्यों नहीं नजर आ रही है? वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन तो हमें मॉनिटर होगी क्यूआरएस सेगमेंट की फॉर्म में, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन हमें क्यों नहीं नजर आ रही है? एट्रियम की रिलैक्सेशन हमें इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि जो ईसीजी होता है वो हमेशा उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मॉनिटर करता है जिसमें करंट ज्यादा हो, जिसका इलेक्ट्रिकल सिग्नल ज्यादा हो। और जिस टाइम पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और एट्रियम रिलैक्स हो रहा था तो उस टाइम पे एट्रियम वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन की जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, इसलिए हमें सिर्फ वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्यूआरएस सेगमेंट में नजर आएगी, एट्रियम की रिलैक्सेशन नहीं नजर आएगी। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ब्लड जो है वो एओर्टा में चला गया और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो बॉडी पार्ट्स में चला गया। उसके बाद क्या होगा? वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए थे तो वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होंगे। जिस टाइम पे वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे उस टाइम पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स मॉनिटर होंगे वो हमें टी वेव की फॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है, तो सिंपल सी आपने एक चीज याद रखनी है, पी वेव कब बन रही है? एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन में पी वेव बन रही है, उसके बाद एट्रियम रिलैक्स हो रहा है, ऑन द सेम टाइम वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन में बन रहा है क्यूआरएस सेगमेंट। उसके बाद क्या हो रहा है? ठीक है, वेंट्रिकल्स क्यूआरएस सेगमेंट बन रहा है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में, उसके बाद वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं तो टी वेव बन रही है, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। तो आपने ये सिंपल सी चीज याद रखनी है कि एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन, देन वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन, इस तरह से ये वेव नजर आएगी। अब आपको नजर आ रही है ये यू वेव। यू वेव इसलिए है, यू वेव नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल सिर्फ इतना ही होगा यहाँ तक, पी से लेके टी तक। यू वेव तब बनेगी अगर पेशेंट को कोई डिजीज कंडीशन है। अगर आपको ईसीजी में यू वेव नजर आ रही है दैट मीन्स देयर इज सम एबनॉर्मैलिटी, देयर इज सम डिजीज कंडीशन। यू वेव नॉर्मली नहीं बनती है, अगर कोई एबनॉर्मैलिटी होगी तो हमें इस तरह की अलग वेव्स नजर आएगी, बट नॉर्मल सिर्फ इतना है, पी से लेके टी तक। आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं कि ईसीजी में नॉर्मली हम देख रहे हैं कि हमारी पी वेव, आर, क्यूआरएस सेगमेंट, ये टी वेव अब नॉर्मल आ रही है, तो कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में अब नॉर्मल ये आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल प्रोलॉन्ग क्यूआरएस इंटरवल, क्यूआरएस इंटरवल, दिस इज द क्यूआरएस इंटरवल। एक इंटरवल जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ईसीजी स्ट्रिप में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, 1 बिग बॉक्स होता है और एक बिग बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। इस तरह से कुछ आपको नजर आएगा ये। इसमें क्या होता है, एक क्यूआरएस सेगमेंट जो है ना वो 3 बॉक्सेस के अंदर बनना चाहिए, ओनली 3 बॉक्सेस के अंदर जो है एक क्यूआरएस सेगमेंट बनना चाहिए, जो इनका टाइम है उस टाइम के अकॉर्डिंग। अगर ये 3 से 4 में बन रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, बहुत ही ये प्रोलॉन्ग जा रहा है, यानी लंबा टाइम ले रहा है। अगर ये 3 बॉक्सेस की जगह 4 बॉक्सेस में आ रहा है दैट मीन्स ये लंबा टाइम ले रहा है, प्रोलॉन्ग है। प्रोलॉन्ग क्यूआरएस सेगमेंट किस केस में होता है? अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज है किसी भी टाइप की, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हार्ट डिजीज किस टाइप्स की हो सकती है। अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज है तो उसका प्रोलॉन्ग क्यूआरएस सेगमेंट हमें नजर आएगा ईसीजी में। नेक्स्ट है इन्वर्टेड टी वेव। इन्वर्टेड मीन्स टी वेव हमने देखा कि ऊपर की डायरेक्शन में है। मान लो आपने ईसीजी नोटिस किया, उस ईसीजी में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये जो टी वेव है
वो आपको उल्टी डायरेक्शन में नजर आ रही है, नीचे को नजर आ रही है, ऊपर होने की जगह नीचे नजर आ रही है, उसको हम कह देंगे इन्वर्टेड। तो जब आपको टी वेव इन्वर्टेड नजर आएगी, उसका रीजन क्या हो सकता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन टू हार्ट, यानी कि पेशेंट की हार्ट में ऑक्सीजन की कमी आ रही है, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही है अच्छे से, वेंट्रिकल रिलैक्स नहीं हो पा रही है अच्छे से, क्योंकि टी वेव कब बनती है? जब वेंट्रिकल रिलैक्सेशन होती है। अगर पेशेंट की हार्ट में ऑक्सीजन की कमी आएगी तो वेंट्रिकल रिलैक्सेशन के टाइम पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो है वो रॉन्ग हमें मिलेंगे, जिसकी वजह से टी वेव जो है वो एबनॉर्मल नजर आएगी, इन्वर्टेड नजर आएगी। नेक्स्ट है पीक्ड टी वेव। अब हमने देखा कि टी वेव जो है ये इतनी आ रही है, टी वेव मान लो ये 1 बॉक्स में आनी चाहिए, लेकिन आ रही है ये 2 बॉक्सेस में या 3 बॉक्सेस में, मतलब ये जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा लॉन्ग नजर आ रही है हमें। अगर हमें पीक्ड टी वेव नजर आ रही है इस टाइप की, तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया मींस इंक्रीज पोटाशियम लेवल। पोटाशियम जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्ट के सिस्टम में, उसकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बट आप फिलहाल इतना याद रख लीजिए कि अगर टी वेव इन्वर्टेड पीक होगी, बहुत ही एकदम से शूट अप कर जाएगी टी वेव, तो पेशेंट का जो पोटाशियम लेवल है इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो हमें इमीडिएटली उसका पोटाशियम चेक करवाना है, जो कि हमें इस केस में इंक्रीज ही नजर आएगा। नेक्स्ट है फ्लैट टी वेव। फ्लैट का मतलब टी वेव है ही नहीं है, बिल्कुल फ्लैट जा रही है, टी वेव हमें नजर ही नहीं आ रही, मीन्स वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स अच्छे से नहीं हो पा रही है, करंट नहीं, एवी नोड करंट नहीं पास आउट कर पा रहा है, टी वेव हमें फ्लैट नजर आएगी, टी वेव या तो एब्सेंट नजर आएगी। तो वो किस केस में हो सकती है? हाइपोकैलीमिया मीन्स पोटाशियम के लेवल की कमी में। पोटाशियम इंक्रीज होगा तो टी वेव हमें शूट अप नजर आएगी, पोटाशियम कम होगा तो हमें फ्लैट नजर आएगी या एब्सेंट नजर आएगी। नेक्स्ट है रेज्ड एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट कौन सा है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पर है। क्यूआरएस एस कॉम्प्लेक्स, एस जहां पे शुरू हो रहा है वहां से लेके जहां पे टी खत्म हो रहा है, जहां पे टी स्टार्ट हो रहा है, दैट इज जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एस टी सेगमेंट। एस जहां पे खत्म हो रहा है और टी जहां पे स्टार्ट हो रहा है, वो पॉइंट कहाँ पे आएगा? जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन, उसके बीच का जो टाइम है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद जो एवी नोड ने थोड़ा सा करंट होल्ड किया ताकि प्रॉपरली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और जब उसने करंट दोबारा से स्टार्ट किया वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन के लिए, उसके बीच का जो टाइम होगा वो होगा एसटी इंटरवल। अगर एसटी इंटरवल रेज्ड है, यूजली एसटी इंटरवल फ्लैट होता है, यहाँ पे एक फ्लैट लाइन हमें नजर आएगी, बट मान लो हमें यहाँ पे भी रेज नजर आ रही है, यहाँ पे भी हमें एक लाइन नजर आ रही है जो कि रेज हो रही है, उसका मतलब क्या होगा? हार्ट अटैक। वो बहुत ही एक सीरियस कंडीशन हो जाएगी फिर, अगर हमें पी क्यू आर एस सेगमेंट नॉर्मल नजर आ रहा है लेकिन फिर हमें सडनली एस टी सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है, टी भी नजर आ रहा है लेकिन एस टी सेगमेंट भी नजर आ रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा? हार्ट अटैक। मीन्स पेशेंट को हार्ट अटैक आया है या आने वाला है, उसका मतलब हार्ट अटैक होगा। तो एस टी सेगमेंट जो है वो हमने ध्यान से देखना है कि कभी भी रेस नहीं होना चाहिए। बंद कर दो। सो ये था नॉर्मल ईसीजी के बारे में। अब हमें एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचना चाहिए कि एनक्लेक्स वाले किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। एनक्लेक्स वाले आपको ईसीजी स्ट्रिप देंगे और आपको बोलेंगे कि ये आपने पहचानी है कि किस डिजीज कंडीशन में किस टाइप की ईसीजी स्ट्रिप ईसीजी आ सकती है। तो उसके लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन, जो हार्ट की डिजीज कंडीशन है उसके ईसीजी पहचाननी आनी चाहिए, जिसको हम अरिथमिया भी बोलेंगे। अरिथमिया क्या होता है? जब हमारे जो कार्डियक साइकिल है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग जा रहा है या बहुत स्लो जा रहा है या इरेगुलर हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ अरिथमियाज में किस तरह की ईसीजीज आती है वो पहचाननी कैसे है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करो सो दैट आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ईसीजीज पता चल सके और आप उसको इजीली पहचान के एनक्लेक्स के क्वेश्चंस को आंसर कर सको। थैंक यू।